वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम आपको इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में छपने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में काम अगर छप गया तो आप भी छाप दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे 10 जो है इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ। एंड फॉर्चुनेटली बोलो तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लाया है, ठीक है ना। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ते सवाल को, और आपको मैं समझाते जाऊंगा सवाल, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ जाएगा जी। ओके, देखिए सवाल पूछा गया और पूछा जाएगा भी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका फोकसांतर क्या होगा। यहाँ पे डिजिट कुछ भी चेंज रह सकता है, लेकिन ऐसा सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है बार बार और पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसका फोकसांतर निकालना है, तो मैंने तो यहाँ बता दिया। लेकिन आप जानिए एक फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि R बराबर 2F होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है गोलीय दर्पण का फोकस का दुगुना के बराबर होता है कि नहीं। फोकस का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है। अब सवाल में वक्रता त्रिज्या ही दे दिया गया और फोकस दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है, फोकसांतर निकालने के लिए बोला जा रहा। तो मैं इस फॉर्मूला को क्या करूंगा, आगे बढ़ाते हुए क्या करूंगा, F बराबर R/2 भी यहाँ पे कर सकता हूं। और क्या हो जाएगा, F बराबर R का वैल्यू 20 है बटे 2, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये सवाल है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो सवाल बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दुगुना होता है ना। इसीलिए तो इधर 2 लिखे। और फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी। कौन, फोकस दूरी। क्योंकि दर्पण जब देखते हैं इस तरह से, दर्पण जो रहता है, तो यहाँ पे अगर वक्रता त्रिज्या है, सेंटर यहाँ पे है और यहाँ पे बनता है फोकस। तो देखो ये दोनों डिस्टेंस, जो दोनों डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना दूरी ये है उतने दूरी यहाँ पे, तो इतना इतना 2 बार मिल करके बनता है वक्रता त्रिज्या बनता है। तो मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस के डबल बन रहा है ना। डबल फोकस जब मिल रहा तब जाके सी पर बन रहा। तो इससे पता चला कि वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना होता है और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की आधी होती है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा फेमस है। पादप हार्मोन क्या है, और उसके एग्जाम्पल ही पूछते हैं। देखिए पादप हार्मोन मतलब पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। पादप पौधों में उसकी वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला रासायनिक पदार्थों का समूह पादप हार्मोन कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारे बॉडी में जिस प्रकार हार्मोन पाया जाता है, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि होगा, जब विकास होगा उसको कंट्रोल करेगा, उसको नियंत्रित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ पौधों में पाया जाता है उसी को बोलते हैं पादप हार्मोन। और पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं जी, है ना। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, आदि पादप हार्मोन कहलाते हैं। यानी कि ये सब क्या है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाता है, ऐसे सवाल तो पूछता है कि पादप हार्मोन क्या है, 2 उदाहरण बताए, तो इन पांचों में से कोई भी 2 उदाहरण आप यहाँ पे इसको बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ओम का नियम। ये तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ओम का नियम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है सवाल में। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये सवाल 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में भी सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मैं 10 सवाल बता रहा हूँ, मतलब 10 दूना 20 नंबर का सवाल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कम से कम तो यहाँ पे आपको 10 नंबर को कंफर्म याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप याद करेंगे। ओम का नियम क्या है भाई, देखिए ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझिए, बशर्ते तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर हो, मतलब तापमान एक जैसा हो, चाहे 40 डिग्री पे हो चाहे 50 डिग्री पे हो। बोला क्या गया, ओम का नियम क्या बोलता है कि किसी चालक में, मान लेते कोई तांबा की तार है, समझ लेते कोई तांबा की क्या है, वायर है, और इसमें जो विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो बोलता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर विभवांतर। अब यहाँ पे देखो सिर है, चालक के पॉइंट है ना, सिरों मतलब क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं ना, है ना। तो जो चालक के जो सिरे हैं, वहां पर जो उसके विभवांतर, चालक के सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा है कि विभवांतर क्या मापता है, चालक के सिरों के बीच की बीच का विभव को मापता है कि नहीं। तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा, वो विभवांतर और इसमें जो विद्युत धारा फ्लो हो रहा, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब भी जो है समानुपाती आर, इसको समानुपाती को हम ऐसे भी बोल सकते हैं,
और समानुपातिक मतलब क्या होगा, सेम अनुपात, सॉरी आर नहीं होगा आई होगा, भी समानुपाती आई मतलब विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा भी समानुपाती आई मतलब वी मतलब हो गया, और क्या हो गया, विभवांतर जो है विद्युत धारा के समान अनुपात में होता है, मतलब जितना वैल्यू इस तांबा के तार का विद्युत धारा का वैल्यू होगा उतने इसका सिरे का विभवांतर होगा, यानी कि दोनों का अगर मापा जाए तो जो विद्युत धारा का जो मान होगा उतने विभवांतर का माप होगा, इसको बोला गया क्या, ओम का नियम बोला गया। तो ये दोनों समानुपाती, समानुपाती मतलब इसके समान अनुपात के होता है, इसको हम भी बराबर आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि अनुपात समान है तो भी बराबर आई, जहां पे मैंने लिखा भी बराबर आई आर। अब जो आर यहाँ पे है एक चालक का प्रतिरोध है। अब आपको पता है कोई भी चालक होता है उसमें प्रतिरोध तो रहना ही रहना है कि नहीं। अगर चांदी वाला हम तार यूज करते हैं तो चांदी में बहुत कम नहीं के बराबर प्रतिरोध है, तो जब प्रतिरोध कम है तब विद्युत धारा बहुत तेजी से फ्लो होगा, जब विद्युत धारा जब ज्यादा होगा तब उसका विभव भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, उसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा, मतलब तब जाके बराबर होगा। अगर कोई एल्युमिनियम की वायर यूज कर रहे हैं तो एल्युमिनियम की वायर जाहिर सी बात है चांदी से तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध रहेगा, एल्युमिनियम में रुकावटें बहुत ज्यादा पैदा होगी तांबा के बनिस्बत, है ना। तो एल्युमिनियम में जो रुकावटें पैदा होगी तो उसी प्रकार विद्युत धारा भी तो फ्लो होगी ना। अगर रुकावट पैदा हो रहा है तो धारा भी धीरे धीरे जाएगा। अब जब धारा धीरे धीरे फ्लो हो रहा है इसके अंदर में, विद्युत धारा धीरे धीरे फ्लो हो रहा, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर वो भी धीरे होगा, मतलब इसके धार विद्युत क्या चालक जो पदार्थ है उस चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा और सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, इसको बोला गया समानुपाती होता है। शर्त यह है कि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर हो, मतलब एक टेम्परेचर पे हो, चाहे 40 डिग्री पे हम माप रहे हैं इसको, चाहे 50 डिग्री पे माप रहे हैं, चाहे 20 डिग्री पे माप रहे हैं, चाहे 0 डिग्री पे माप रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो आर क्या हो गया, प्रतिरोध, हम आर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आर तो होता है ना, आर रहेगा तब तो, मतलब जितना आर कम है तो प्रतिरोध चालक विद्युत धारा भी कम स्लो होगा, आर अगर कम है तो विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़ेगा, आर ज्यादा है तो विद्युत धारा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो विद्युत धारा का बढ़ना या घटना आर मतलब प्रतिरोध पर भी डिपेंड करता है जी, है कि नहीं। तो उसी को बोला गया क्या, ओम का नियम। एकदम ध्यान समझिए, देखिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, देखिए बहुत ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग घर में यूज करते हैं इसको कि पीतल या तांबे के बर्तन है तो उसमें दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते, मम्मी बोलते रहे नहीं रखो, पूछिएगा तो अरे क्या करें बर्तन खराब हो जाता है ना, ऐसे बोलेगी। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या बोलती है, दही और खट्टा दोनों ही पदार्थ क्या है, अम्ल, एक तो यहाँ पॉइंट बनाता है दोनों अम्ल होता है, और अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसी पे तो नंबर मिलेगा आपको। यही बात आप लिखिएगा ना कि दोनों खट्टे जो है वो अम्ल होता है और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, इतने में तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद तो अपना बात है ना, अगर इसे इसलिए यदि इसे ऐसे पदार्थ तांबे के कंटेनर में रख देते हैं, तांबा का कंटेनर या डिब्बा टीना जिसको बोलते हैं, अगर तांबे के कंटेनर में ऐसे पदार्थ को हम क्या करते हैं अगर रख देते हैं तो एसिड क्या करेगा, यानी कि जो अम्ल है वो क्रिया करेगा और कंटेनर को खराब कर देगा, और उसमें जो सामान है उस सामान को भी खराब कर देगा। मतलब दही तो है ही है तो दही तो रखेंगे तो दही क्या खराब होगा, जो कंटेनर है ना वो खराब हो जाएगा, तांबा का जो बर्तन है वो बर्तन खराब हो जाएगा, है ना। तो इसके पीछे कारण ये है कि इससे क्या होता है, अम्ल होता है और लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस ही है जो पीतल को और तांबे को खराब कर दे रहा, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं इस बर्तन में नहीं रखते। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का है कि समायवता किसे कहते हैं, बच्चे इसको छोड़ के चलाते हैं एग्जाम में ऐसे सवाल को। समायवता हालांकि बहुत आसान, देखिए वे कार्बनिक यौगिक है जिनके अणुसूत्र समान मतलब फॉर्मूला सेम लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है ना, मतलब फॉर्मूला सेम होता है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब बोल सकते हैं इसका संरचना सूत्र भी बोल सकते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब इसका संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अब इसको बोलते हैं समायवी, क्या बोलते हैं, समायवी कहते हैं, और जो घटना घटती है उसको बोलते हैं समायवता। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए, अक्सर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ब्यूटेन के कितने समायवी होते हैं, तो ब्यूटेन के दो समायवी होते हैं, कौन कौन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, दोनों का फॉर्मूला C4H10 होता है, C4H10। लेकिन जब हम संरचना करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कैसे संरचना हुआ, एक चैन में हो रहा और यहाँ पे देखो एक नीचे आ गया, है ना। तो ये जो है यानी कि समायवता आप बोल सकते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो, है ना,
अनुसूत्र समान हो, यानी कि सूत्र उसका समान हो, अनुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसको बोलेंगे समायवता। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट भी याद कीजिएगा कि ब्यूटेन के दो समायवता होते हैं, समायवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आगे देखो, इंग्लिश तो नोट कर लीजिएगा, आगे देखिएगा होते हैं केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं। अब घर में पूछेगा मम्मी केक में हम और पावरोटी में ये सोडा क्यों यूज करते हैं, घर में तो सोडा ही बोलते हैं ना, क्यों यूज करते हैं, बोले बेटा इसको यूज इसलिए करते हैं ना ताकि रोटी फूल जाए, पावरोटी एकदम गुदगुद हो जाए थोड़ा सा दम है ना, और पावरोटी सही हो जाए, केक अच्छा हो जाए। तो इसका पीछे साइंस क्या बोलती है कि बेकिंग पाउडर एक सूखा रासायनिक एजेंट है जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और एक कमजोर एसिड का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या कमजोर एसिड का मिश्रण है, और इसका उपयोग मात्रा बढ़ाने और पके हुए माल की बनावट को हल्का करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे छोटी केक देखते हैं ना, छोटा थोड़ा बना उसमें लगता है लेकिन कितना फूल के मोटा हो जाता है, और हम लोग भी खुश हो जाते हैं ना कितना बड़ा केक लाए हैं तो वो क्या करता है, फुला देता है। तो इसको कोई भी माल है, कोई भी सामान है, कोई भी पकवान है, उस पकवान को बनावट को हल्का करने के लिए और ताकि फूल जाए, बड़ा हो जाए, बढ़ जाए। बेकिंग पाउडर एक एसिड बेस प्रतिक्रिया के माध्यम से क्या करता है, अब जो करता का ये काम फूलता कैसे है ना, हम तो जानते हैं फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन कैसे होता है। तो देखिए बेकिंग जो पाउडर होता है ना, वो प्रतिक्रिया करता है एसिड के साथ। ओके, तो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, और उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बैक्टीरिया आटे में छोड़ने का काम करता है। यानी कि सॉरी यार, यानी कि हमें बोला जा रहा है बेकिंग जो पाउडर है वो क्या करता है, एसिड बेस प्रतिक्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, बैक्टीरिया आटे में छोड़ता है, बैक्टीरिया छोड़ता है आटे में। अब होता क्या है, जिससे गीले मिश्रण में बुलबुले निकलने लगता है, बुलबुले टाइप का निकलता है ना, इस तरह मिश्रण का रिसाव होता है और इसको बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। जल संरक्षण पानी की बर्बादी को रोकने कहते हैं, पानी बर्बाद हो रहा इसको रोकिए, क्या हो रहा, जल संरक्षण। और जल प्रबंधन क्या होता है, देखिए पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे, भूजल जो जमीन के अंदर, उसको रिचार्ज करने की एक प्रक्रिया बनाएंगे, भूजल बार बार भरते रहे जाके, रिचार्ज मतलब बार बार भूजल खत्म ना हो, बेकार पानी ना हो तो भरते रहे वो। जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पानी का उपयोग बागवानी, सफाई, स्नान जैसे काम के लिए गतिविधियों में दिमाग मतलब विवेकपूर्ण मतलब सही ढंग से किया जाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब ये है। आगे मतलब पानी की आपूर्ति करने वाली पाइप लाइनों की नियमित रूप से मरम्मत करनी चाहिए। जिस पाइप से पानी जाती है वो पानी पाइप फटे नहीं, पानी पाइप फट जाएगा तो पानी वेस्ट हो जाएगा, तो उससे भी पानी बचेगा। जहां भी संभव हो पानी को पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे पानी जो जो यूज हो गया पानी, अगर चाहते हैं कि उसको यूज पुनः यूज करें तो हम उसको यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है तो यूज करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग तो बहुत पूछता है एग्जाम में, सेविंग दर्पण में, टॉर्च और सर्च लाइट में, दंत विशेषज्ञ मरीज को दांतों को बड़ा देखने में करते, गाड़ियों के हेडलाइट में करते, सौर भट्टी में प्रकाश को अभिसारित करें, मतलब प्रकाश को इकट्ठा करने में। अब देखो अभिसारित कर रहा कौन, अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। आगे पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, देखिए पाचक एंजाइम भोजन के टूटने में मदद करता है, जो हम भोजन करते हैं उसको टूटने में मदद करता है, ताकि भोजन में मिला हुआ पोषक तत्वों को अवशोषित किया जा सके। जो भोजन में पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह है उसको क्या कर सके, अवशोषण कर सके। या प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे बड़े अणु को उनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर काम करता है कौन, पाचन एंजाइम यही का तो काम करता है। जो प्रोटीन है, जो वसा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको छोटे छोटे अणु में क्या करता है, टुकड़े टुकड़े तोड़ देता है और काम करता है, जिससे वे घुलनशील हो जाता है और उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो मतलब हम जो खाते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब को अणु एकदम छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है पाचक एंजाइम, तब जाके वो हमारे बॉडी में जाके लगता है, तब लगता है हाँ हम प्रोटीन खाएं। ठीक है ना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट, आश्रित जल विद्युत धारा का विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। आश्रित जल का मतलब डिस्टिल्ट वाटर हो गया है ना, डिस्टिल्ट वाटर, सुई देने वाला जो सिरिंज में जो पानी भरता है वो भी डिस्टिल्ट वाटर हो गया, बैटरी के अंदर जो पानी डालते हैं बोतल बाहर से वो भी डिस्टिल्ट वाटर हो गया। देखिए आश्रित जल का पीएच मान 7 होता है। विद्युत चालन के लिए हाइड्रोनियम आयन की विमुक्ति होना अनिवार्य है, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसमें हाइड्रोजन आयन होना बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषक गैसें
जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि वातावरण में उपस्थित होने पर वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। अब बोला क्या कि आश्रित जल तो विद्युत धारा चालन नहीं करता, लेकिन जो वर्षा जल होता है वर्षा जल से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। क्यों? तो आश्रित जल में तो उसका pH मान 7 है, उदासीन है, और उसमें हाइड्रोजन आयन तो उत्पन्न ही नहीं होता है। आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा में जो बारिश होती है उसमें क्या होता है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो वो क्या है, अम्ल है। और आपको पता है अम्ल जो है विद्युत का चालन करता है, तो अम्लीय हो गया, पानी का हो गया अम्लीय हो गया। और आपको पता है अम्ल जो होता है विद्युत का चालन करता है। यही कारण है कि वर्षा जल में विद्युत का धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन मुक्त होना ही होना, अम्ल विद्युत धारा का फ्लो करता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे आश्रित जल क्या, उसमें तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं हो रहा, तो ये कहाँ से चालन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ आई मेरी बात? तो ये आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड। नीचे वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।